लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं, और खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर हमने कई कई कोणों बिंदुओं से बात की है। आज भी एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करने जा रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में युद्धों का जो आतंक है, गरीब भुखमरी की शिकार जनता पे युद्ध थोपे जा रहे हैं। साम्राज्यवादी ताकतें अपने राजनीतिक घमंड कहें, उसकी तुष्टि के लिए जनता पे युद्ध थोप रही हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और ईरान, इज़राइल, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ये पूरे देश, पूरी दुनिया का माहौल युद्धों के आतंक से त्रस्त है। तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य क्या है, युद्धों का आतंक क्या है, और इस आने वाले समय में भविष्य की आशंकाएं क्या हैं, उस समय भारत की जो विदेश नीति इतनी लुंज पुंज, मौका परस्त, शर्मनाक हमने देखी पिछले कुछ सालों में, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ हमारे समय के वरिष्ठ मार्क्सवादी चिंतक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और लेखक, कलाकार, संस्कृति कर्मी, पत्रकार, बहुत बहुत सारे मोर्चों पे काम करने वाले कॉमरेड गिरीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड गिरीश शर्मा जी, आपको लाल सलाम। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, लाल जी सलाम। शैली जी, आपको भी लाल लाल सलाम। सलाम। और जी जी। हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं उनको भी लाल लाल सलाम। जी कॉमरेड। आपने जो पृष्ठभूमि रखी, जी अभी ताजा घटनाक्रम ये है जी कि 12 दिन तक चला ईरान और इजराइल के बीच युद्ध, जी उसका सीज फायर हुआ है। जी ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये परमानेंट सीज फायर है या टेम्परेरी सीज फायर है, ये जी कहना अभी मुश्किल है। जी ज्यादा ऐसा लगता है कि जी इजराइल जिस तरह से उसके ऊपर चोट हुई, जो वो सोच रहा था जी उससे अतिरिक्त प्रहार जी उसके ऊपर हुए, जी उससे घबराकर और जी हथियारों की कमी पड़ जाने के कारण जी अमेरिका के पहल पर ये जी चीज फायर हुआ है। और जी ये जब वो दोबारा शक्ति संजो लेगा तो वो जी फिर हमलावर होगा, हमको जी ऐसा लगता है। जी पर सवाल यहाँ ये है कि जी आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ। जी जहां तक ईरान द्वारा न्यूक्लियर बम बनाने का मामला है, जी उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार जी आखिर इजराइल अथवा अमेरिका के को किसने दिया। सही बात ये है। ये स्वतः स्फूर्त जी दादा कहाँ से प्रकट हो रहे हैं। जी 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 इजराइल बना रहा है तो उसके लिए फोरम्स हैं, उन पर जी चर्चा चल रही थी, चर्चा जी जी चल रही जी थी। अगले जी दिन फिर चर्चा होनी थी, लेकिन जी अचानक इजराइल इजराइल को ख्वाब आ गया और उसने परमाणु हथियार देख लिए और जी हमला शुरू कर दिया। जी और यहाँ सवाल ये भी है जी कि जब वार्ता चल ही रही थी जी और पांचवें दौर की वार्ता बिल्कुल अगले ही दिन थी, तो इस जी तरह का कदम उठाने की क्या जरूरत थी। जी सही बात है। जी सवाल ये भी है, जी क्या नेतान्याहू जी युद्ध थोप करके अपनी कुर्सी पर आए संकट को टालना चाहते थे। हम्म। क्या वे इसमें सफल रहे। जी ये सारे सवाल इस समय हमारे जी पटल पर आ गए हैं, चर्चा के जी बिंदु बन गए जी हैं। जी ये भी है, अमेरिका को युद्ध में घसीट कर जी तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोलना जी चाहते थे क्या नेतान्याहू। जी सीज फायर के उनके इस सपने को, सीज फायर ने उनके इस जी सपने को तो चकनाचूर कर ही दिया है फिलहाल। जी 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 हालांकि वे एक हद तक इसलिए कामयाब कहे जा सकते हैं कि जी उन्होंने ट्रंप द्वारा ईरान के न्यूक्लियर केंद्रों पर हमला कराने में कामयाबी हासिल कर ली। वो जो जी चाहते थे, क्योंकि जी उनके पास उस तरह के
ताकतवर हथियार नहीं थे जी जो ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को, यदि वो है तो, जी ध्वस्त कर सके। तो उन्होंने अमेरिका को मैनेज किया और अमेरिका ने वो काम किया। जी लेकिन चर्चाएं हैं जी कि अमेरिका के इस हमले के बावजूद भी जी जो ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम था जी उसको कोई हानि शायद नहीं पहुंच पाई। जी ये जी चर्चा भी आज बड़े जी जोरों पर है। जी जी इस पूरे कलह में, पूरे द्वंद में जो ट्रंप साहब अपने को शांति दूत के रूप में स्थापित करने की फिराक में है, उनका अमानवीय और युद्धोन्मादी चेहरा भी सामने आ गया। जी सारी दुनिया ने देख लिया कि वो जी शांति वांति वाले नहीं है। वो जी अपने पिट्ठुओं के हितों के लिए दुनिया को, मध्य पूर्व को, इजराइल को, यूक्रेन को, पाकिस्तान को, हर एक को दांव पर लगा सकते हैं। जी इन घटनाक्रमों ने ये भी साबित कर दिया। जी जी ईरान जी का जो हमला था जी वो अनएक्सपेक्टेड था। यानी जी ईरान का जो जवाबी वार था, हमला तो जी इजराइल ने किया, जी लेकिन ईरान का जो जवाबी वार था जी उसकी कल्पना संभवतः न ट्रंप साहब ने की थी और न नेतन्याहू ने की थी। जी जी भारी बर्बादी का सामना इजराइल को जी करना पड़ा। जी जी ठीक है, उससे कहीं ज्यादा बर्बादी ईरान की हुई है, जी लेकिन ईरान तो आक्रांता नहीं था, वो तो जी हमला झेलने वाला था। जी उसका पहले ही दिन इतना नुकसान हो गया जबकि उसे सपने में भी ये ख्याल नहीं था कि वार्ता चल रही है और हमला जी होगा। तो जी उसके नुकसान को हमें नहीं देखना, हमें देखना ये है कि जिसने जी ये सपना देखा था जी कि चंद घंटों में ईरान को समाप्त कर देंगे, उसका सपना चकनाचूर हुआ और चकनाचूर हुआ। पहली बार इजराइल ने जी इतनी बड़ी तबाही जी झेली। जी और अगर ये युद्ध आगे भी जारी रहता तो जी बहुत बड़ी तबाही अ, इजराइल को और भी जी झेलनी पड़ती। जी हथियारों की होड़ पनपती और भारी जनहानि होती। जी जी अमेरिका सहित सारी दुनिया को आर्थिक जी मंदी का सामना करना पड़ता, जी जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। जी और जैसा कि ईरान ने अपनी संसद में फैसला ले लिया था, जी यदि उसने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया होता जी तो तेल का आवागमन बंद रुकता। होता। भारत जैसे देशों को तेल मिलने में बड़ी कठिनाई होती, अन्य देशों को भी, जी और उससे तेल की कीमतों में उछाल आता, जिससे जी दुनिया में मुद्रास्फीति पनपती। जी और ये भी रिपोर्ट आने लगी थी कि जी जो भारत का ईरान और इजराइल को निर्यात था वो रुक गया था, जी जी और जो निर्यातक और उत्पादक कंपनियां थी वो संकट में आने लगी थी। जी लेकिन ये सवाल रहे जी इस सारे घटनाक्रम में। जो बहुत महत्व की बात है जी कि ट्रंप साहब ने हमला भी कर लिया और सीज फायर भी कर लिया, नेतान्याहू ने हमला भी कर लिया और सीज फायर भी कर लिया। ईरान भी यद्यपि वो दबाव में नहीं आया, लेकिन उसने भी ठीक ही किया शांति के पक्ष में कि उसने भी सीज फायर पर हाँ कर दी। जी जी लेकिन फिलिस्तीन का जो सवाल है शैली जी, जी जी फिलिस्तीन का सवाल तो जहां के तहां अटका पड़ा है। जी न शांति दूत ट्रंप ने उस पर एक शब्द कहा और न नेतान्याहू ने कहा कि भाई अब युद्ध सीज फायर हो रहा है तो सारे मध्य एशिया के युद्धों को रुक जाना चाहिए और गाजा में जो जी तबाही बरपाई जी जा रही है वो जी तबाही बंद कर देनी चाहिए। जी इस बात का हम सभी को मलाल है और जी अफसोस भी है। जी यदि सीज फायर को प्रभावी बनाना ही है जी तो गाजा में भी सीज फायर होना ही चाहिए और जी फिलिस्तीन के सवाल का निदान किया जाना चाहिए, वरना जी मध्य एशिया सुलगता रहेगा, सुलगता रहेगा। वह जी सही कहा आपने। यहां में
एक और बात पर आना चाहता हूं। जी आज दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। जी एक ध्रुवीय बन गई थी सोवियत संघ के पतन के बाद, जी लेकिन अब दुनिया बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रही है। जी तो इस संक्रमण काल में भारत जी को अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट तौर पर निभानी चाहिए थी, जी लेकिन भारत वो भूमिका नहीं निभा सका। जी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर में हम सभी जानते हैं, हमारी बात को सारी दुनिया सुनती थी, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सनातन नीति है जी वह अमेरिका और इजराइल की पक्षधर है। जी और वर्तमान में भारत की सरकार जी अमेरिका और इजराइल के हित में ही फैसले लेती है, लेती रही जी है। जी इसी दुविधा में इस समय जी वो कोई भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकी जी भारत की जी सरकार के बारे में। जी और जी जी इससे भारत की सारी दुनिया में जो प्रतिष्ठा थी, जी जो लोगों की भारत से अपेक्षा थी, वो जी सब धूमिल हुई है। वो जी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जी भारत को निश्चित तौर पर शांति के पक्ष में तीसरी दुनिया के देशों के साथ खड़ा होना चाहिए था, जी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जी साम्राज्यवादी अमेरिका, जिसने कभी भारत का साथ दिया ही नहीं, जी वह उसका पिछलग्गू भारत बन गया है। ये जी बड़ी दुविधा और बहुत ही खेद की बात है। जी हम एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, जी फिर हम कैसे एक जीनवादी इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं? ये जी सवाल है। जी हम कैसे अ, अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ साथ खड़े हो सकते हैं? जी ये भी एक बड़ा जी सवाल है। जी पर भाजपा की नसों में बह रहा मुस्लिम विरोध का खून जी सरकार को इजराइल के पाले में खड़ा कर देता है। जी जी इससे भी भारत की छवि को बहुत गहरा धक्का लगा लगता है। जी जानबूझकर की जा रही इन हिमाकतों को भारत को छोड़ना ही चाहिए और जी निश्चित तौर पर छोड़ना होगा। जी अब शैली जी, जी मैं इस समय जी सारी शक्तियों ने कुछ जी न कुछ प्रतिक्रिया दी जी दुनिया में, जी और वामपंथियों ने भी। जी जी वामपंथियों ने भी दुनिया में जहां भी वामपंथी शासित राज्य थे, जी उन्होंने ईरान के ऊपर हमले की निंदा की। जी और भारत के वामपंथियों ने एकदम आगे बढ़ करके जी इजराइल का सवाल हो या ईरान पर हमला हो या जी फिर अमेरिका द्वारा बॉम्बिंग हो, उस पर जी उन्होंने काफी बढ़ करके प्रतिक्रिया जताई और जी सड़कों पर उतर करके आंदोलन भी किया। कल भी जी सारे देश में जी वामपंथी दलों ने संयुक्त जी आंदोलन जी किया। तो जी मैं यहां बताना ये चाहता हूं जी कि वामपंथियों का इस पूरे युद्ध के बारे में, जी और खास तौर से जो ताजा युद्ध है ईरान और जी इजराइल का युद्ध, जी उसके बारे में वामपंथियों की क्या प्रतिक्रिया जी है, क्या जी सोच है, मैं जी लाल सलाम के व्यूअर्स के जी सामने जी ये बात रखना चाहता हूं। जी 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 हम वामपंथी लोग जी अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले को जी उसकी ईरान की संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं, जी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का खुलेआम उल्लंघन मानते हैं। जी इससे विश्वव्यापी तनाव में वृद्धि हुई है। जी युद्ध जारी रहा तो ये जी वृद्धि, तनाव में वृद्धि और जी ज्यादा होगी। जी पश्चिमी एशिया में इससे अस्थिरता पैदा होगी और जी गंभीर आर्थिक परिणाम इससे मिलेंगे, ऐसा जी वामपंथ जी सोचता है। जी यहां हमारी ये भी ईरान और अमेरिका अपने जी हमलों को यह कहकर के उचित ठहरा रहे हैं कि जी ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के मुहाने पर है, जी लेकिन वामपंथी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं। जी और जो उनकी बात नहीं है,
जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो जी IAEA है जी के जी डायरेक्टर जनरल जी रफाएल ग्रोसी ने जी 19 जून को स्पष्ट किया कि जी सिस्टेमेटिक तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्रयासों के बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। जी IAEA के इस बयान के बाद ये बात स्वतः जी खंडित हो जाती है कि जी ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाए। और जी इतना ही नहीं, जी IAEA तो एक एजेंसी है जी जिस पर सबका हक है। जो अमेरिका की जी खुफिया एजेंसीज हैं जी उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि जी इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है कि जी ईरान न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है। जी इन दो मजबूत धारणाओं के बाद, जी इन दो मजबूत स्पष्टीकरण के बावजूद जी उन्होंने हमला किया। ये बहुत ही असमंजस में डालने वाली बात है, बल्कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जी उल्लेखनीय है कि ईरान ने परमाणु निरोधी जो संधि है NPT, जी जी न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन ट्रीटी पर भी जी हस्ताक्षर किए हुए हैं। और जी जब उस पर हस्ताक्षर किए हैं तो जी आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि आप हथियार बना रहे हैं। आपको ये आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं, ऐसी जी वामपंथियों की जी राय है। जी इन जी सभी बातों के बावजूद जी ईरान ने 12 जून को इसराइल ने 12 जून को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ईरान पर हमला कर दिया जी और बर्बादी कर दी एक तरफा। जी जी 2 हफ्ते बाद फैसला लेने के झूठे और भ्रामक बयान के बावजूद ये ट्रंप जी साहब ने कहा जी अभी जी 2 हफ्ते तक मैं जी सोचूंगा। जी जी तो सारी दुनिया धोखे में आ गई कि 2 हफ्ते तक तो अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जी इतने बड़े देश के राष्ट्रपति पर इतना जी भरोसा तो आखिर दुनिया कर ही सकती है। लेकिन 21 जून की रात को जी उन्होंने ईरान के कथित परमाणु ठिकानों पर घातक बमों से हमला कर दिया। जी सारी दुनिया सत्ते में आ गई थी। जी स्पष्ट है इससे कि अमेरिकी इजरायली धुरी अपनी खुफिया एजेंसी और IAEA जैसी संस्थाओं तक को कोई सम्मान नहीं देती है जी और ईरान और समूची पश्चिमी एशिया के ऊपर जी दोनों ने युद्ध थोप दिया। जी वामपंथ उनकी इन चालबाजियों को जी खुद अच्छी तरह समझता है और जी देश और दुनिया की जनता के सामने भी रखता रहा है। जी जी इस जी सब जी का सीधा उद्देश्य ईरान को नष्ट करना, पश्चिमी एशिया पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व स्थापित करना जी तथा जी जी वैश्विक संसाधनों पर जी कब्जा करना है। जी जी सही कहा जी हाँ, और जी हमलों और युद्ध का उद्देश्य सैन्य आयुध निर्माण समूह को मदद पहुंचाना और दीर्घकालिक संकट खड़ा कर अंतरराष्ट्रीय पूंजी को लूट का मौका देना है। ये जी हम लोग समझते हैं जो जी वामपंथी लोग हैं। जी इसी तरह अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर जी बंकर भेदी बम गिराना जी इराक पर भी इसी तरह किया था। उन्होंने जी उन्होंने इराक में केमिकल हथियार बताए थे इराक के पास, जी जो जी आज तक जी नहीं मिले, लेकिन जी इराक की बर्बादी कर दी। ठीक जी उसी तरह वो ईरान को बर्बाद करना चाहते थे, जी लेकिन ईरान उनकी अपेक्षा से अधिक मजबूत निकला और उनकी मिसाइलों ने जो तेवर दिखाए उससे जी अमेरिका और इजराइल दोनों हिल गए। जी 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 इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी, जी द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंतिम चरण था और जी जापान वार्ता को तैयार था, जी लेकिन तब भी अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। जी ये सारी दुनिया जानती है।
जी दुनिया में अगर आज तक न्यूक्लियर जी हथियारों का प्रयोग किया गया तो जी किसी अन्य ने नहीं किया। जी रूस के पास भी है, अन्य देशों के भी जी पास है। जी 1, 1.5, 3 साल से यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। जी रूस चाहता था तो जी यूक्रेन को कब का मिटा सकता था, जी लेकिन आज तक रूस ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग नहीं किया। नहीं अगर किसी ने किया तो वो अमेरिका है, जिसने जी 1942 में 6 अगस्त 1942 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों से प्रहार किया और मानवता जी को संकट में डाल दिया। जी 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 हम ऐसा समझते हैं जी कि युद्ध अगर आगे जारी हुआ, अभी सीज फायर है, जी लेकिन ये सीज फायर कब टूट जाएगा? किस दिन फिर जी नेतन्याहू को अपने आंतरिक कारणों से हमला बोलने की जरूरत पड़ जाएगी। तो जी अगर ये युद्ध आगे जारी रहा तो जी विश्व शांति को तो खतरा पैदा करेगा ही, जी भारत सहित तमाम देशों की जनता के जीवन को बेहद कठिनतर बनाएगा। जी ये निश्चित ही है। जी जो देश तेल के लिए पश्चिमी एशिया पर निर्भर है, जी उन पर भी भारी असर पड़ेगा। जी 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 विस्थापित मजदूरों को जी भारी कठिनाइयों का सामना करना करना पड़ेगा पड़ेगा। जी साथ ही हम ये भी चाहते हैं, जी वामपंथी लोग, उनका ये जी दृष्टिकोण है, जी भारत सरकार को जी अमेरिका परस्ती और इजराइल परस्ती त्याग कर त्याग अपने को शांति स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में झोंक देना चाहिए। जी जी यदि सही बात इस वक्त जी भारत इस वक्त भारत इजराइल परस्ती और अमेरिका परस्ती दिखाएगा तो जी भारत को आर्थिक मोर्चे पे भी, कूटनीतिक मोर्चे पे भी और सामरिक मोर्चे पे भी काफी कठिनाइयां उठानी नहीं जी पड़ जी सकती है। जी और जो कथित विश्व गुरु की जिस छवि का दावा गोदी जी मीडिया और भारतीय जी जनता जी पार्टी और आरएसएस का जी तंत्र लगातार जी करता रहता है, जी वो जी कथित विश्व गुरु की छवि भी जी नष्ट भ्रष्ट हो रही है। इसलिए हो भारत रही को चाहिए कि वो जी ऐसी भूमिका का निर्वाह करे ताकि जी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जमाने में भारत की छवि थी वो पुनः जी वापस हो। जी तो अब क्योंकि युद्ध विराम फिलहाल सीज फायर है, तो जी अनेक सवाल जो और हैं उन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, वरना जी ये युद्ध कई अनेक सवाल छोड़ा है। जी जिनमें से एक ये भी है कि क्या भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने इस पूरे द्वंद्व में अपना अपनी जो भूमिका है वो उसने स्पष्ट निभाई और उसने हम्म, अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। ऐसे जी कई प्रश्न हैं, ऐसे कई प्रश्न हैं जो हवा में तैर जी रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा होती रहेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सीज फायर हुआ है, विश्व की शांतिकामी ताकतों को ये प्रयास करना चाहिए कि ये सीज फायर एक स्थायी सीज फायर साबित हो और गाजा पर की तबाही और बर्बादी करने वाले जो हमले इजराइल है कर रहा है वहां भी सीज फायर हो और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी जाए और उसे स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करने दिया जाए। जी जी आपने ठीक कहा। मैं यहाँ अब दो तीन बिंदुओं पे आपसे और बात करना चाहूंगा कि भारत सरकार अपनी पारंपरिक विदेश नीति से जो हटती जा रही है, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दो पूंजीपति दोस्त हैं, उन पूंजीपति दोस्तों के धंधे की रक्षा करने के लिए भारत की विदेश नीति प्रभावित हो रही है? आप क्या सोचते हैं इस संबंध? ठीक ही कहा। आपके जी प्रश्न में ही
प्रश्न का उत्तर भी मौजूद है। जी जी अडानी अंबानी के व्यावसायिक हितों को देखते हुए आज जी की ये सरकार अनेक निर्णय जी लेती है। जी दूसरा ये भी है, जी किसी भी सरकार की विदेश नीति उसकी आंतरिक नीति का पूरक होती जी है। जी तो जिस वक्त भारत की आंतरिक नीतियां जी प्रगतिशील हुआ करती थी, जी विदेश नीति भी प्रगतिशील हुआ करती थी। हम जी एंटी अपार्थाइड, एंटी जी इंपीरियलिस्ट, जी युद्ध के खिलाफ, समाजवाद जी के पक्ष में जी हमारी भूमिका रहा करती थी, जी शांति के पक्ष में रहा करती थी। जी लेकिन जी जब से भारत में एक घंघोर दक्षिण पंथी कारपोरेट परस्त, गरीबों, किसानों, मजदूरों के हितों को कुचलने वाली सरकार सत्ता में काबिज हुई है, वो इन तबकों की नितांत उपेक्षा भारत की सीमाओं के अंदर तो कर ही रही है। जी इन तबकों के हित जो बाहरी दुनिया से सदते हैं, उनको भी वो नजरअंदाज कर रही है। इसलिए भारत ने जो भूमिका ली हुई है इस वक्त, जी चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में रहा हो, चाहे वो इजराइल और ईरान की इस लड़ाई के बारे में रहा हो, और मैं यहां तक कह रहा हूं, जी जिस रूस के तेल पर हमारी अर्थव्यवस्था किसी हद तक जी टिकी हुई है, बची हुई है, जी जी उसके तेल के कारण हम जी नाटो और अमेरिका के विरुद्ध, यूरोप के विरुद्ध उस रूस यूक्रेन युद्ध में भी स्पष्ट पोजीशन नहीं ले पाए। जी हम रूस का खुल करके साथ नहीं दे पाए। जी तो ये बातें साबित करती है कि ये जी सरकार जो दक्षिण पंथ के दलदल में धंसी हुई है और जी अपने कारपोरेट मित्रों के हितों के लिए काम करती है, जनता जी के हितों को कुचलती है, उसने जी जो कदम लिए हैं उसके लिए हमें स्वाभाविक वो लगते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता के हितों के विपरीत है। जी जी वो हमको याद आता है कि हम जब इतिहास के पन्नों को पढ़ें तो चाणक्य ने कहा था कि कभी भी राजा को व्यापारी या व्यापारियों का मित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा अगर व्यापारी और व्यापारियों का मित्र है तो उस देश की जनता के हित संकट में पड़ जाते हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि दो बड़े पूंजीपतियों के दोस्त हैं, तो उन दोस्तों से दोस्ती निभाने के चक्कर में उन्होंने भारत की जनता को संकट में डाल दिया। देश के सार्वजनिक क्षेत्र को सिर्फ इन दो पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है, और दरअसल इजराइल में चूंकि गौतम अडानी के धंधे चल रहे हैं, और जिस तरह गौतम अडानी की गर्दन अमेरिका में फंसी हुई है, तो गौतम अडानी को बचाने के लिए भारत सरकार ट्रंप के प्रेशर में आ रही है। हमने देखा कि ट्रंप ने कई कई बार नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया है, सामने कहा कई कई बार कि सीज फायर करवाया उन्होंने, और नरेंद्र मोदी इस मामले में चुप हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि गौतम अडानी की जो नस फंसी हुई है, इस कारण नरेंद्र मोदी चुप हैं, और इससे भारत की प्रतिष्ठा पर भी आंच आ रही है। यहां मैं आपसे एक कमेंट, एक दो बातें और करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, वो कितने हास्यास्पद स्थिति है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? जी मैं पहले तो आपने जो अभी समीक्षा की, जी उसमें जो आपने एक तथ्य को उजागर किया चाणक्य का। कि जी चाणक्य ने कहा था कि राजा को व्यापारी नहीं होना चाहिए, और लेकिन व्यापारियों का मित्र यहाँ भी तो लोग खुलकर ये बात कह रहे हैं। हमारे मोदी जी ने कहा कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है, और वो हम्म व्यापारियों के हितों के लिए काम कर भी रहे हैं, हम्म और उसका हम्म, परिणाम हमारी देश की जी जनता हर तरह से जी झेल भी रही है, जी और जी पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप जी तो एक बड़े वो उद्योगपति है अमेरिका के, और जी जब वो उद्योगपति हैं, और अब की तो इस बार तो शायद दुनिया में हमने पहली बार देखा, उनके चुनाव में एक सबसे बड़ा, नहीं कहा जाए तो बहुत बड़ा उद्योगपति एलन मस्क खुद चुनाव प्रचार में जुटे थे, और बाद में उनके एक
कथित मंत्रालय के वो हिस्से भी बने, बाद में झगड़ा हुआ, वो अलग हो गए। तो ये तो एक ऐसा दौर चल रहा है दुनिया में कि अब एक वक्त था जब जनता जो सबसे गरीब प्रत्याशी होता था उसकी प्रत्याशिता पर मोहर लगाती थी। अब तो खुला खेल फरुक्कावादी हो रहा है। पूंजीपति या पूंजीपतियों के एजेंट चुनाव जीत रहे हैं और जीतने के बाद जनता को कुछ अकोर डाल देते हैं, छोटी मोटी रियायतें दे देते हैं, बाकी पूंजीपतियों के हितों में निर्मम रूप से काम करते रहते हैं। तो वो कर रहे हैं। दूसरा, जो मैं संभव आपको वो प्रश्न दोहराना पड़ेगा, मेरे माइंड से मिस हो गया। आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी बेशर्मी से नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है कि ट्रंप जैसे लोग अगर नोबेल शांति पुरस्कार चाहें, तो आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? जी नहीं, ट्रंप को तो नोबेल पुरस्कार मिल गया तो दुनिया का इतिहास ही बदल जाएगा। लेकिन ट्रंप का खाली मामला नोबेल पुरस्कार तक है नहीं है। जी आए दिन वो जिस तरह की बातें करते हैं, जी तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया में इस समय दो शासक विदूषकों की भूमिका में, जी एक है मिस्टर ट्रंप और दूसरे हैं मिस्टर मोदी। आप भी आए दिन बताइए, आप कह रहे हैं कि हमको ट्रंप साहब ने टेलीफोन किया और कहा कि आइए गपशप करेंगे, खाना खाएंगे। कितनी हास्यास्पद बात है। दुनिया के दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो उनके पास गपशप करने और खाना खाने की फुर्सत है, और उससे भी हास्यास्पद बात उन्होंने कही कि मैं उस सब को छोड़ करके महाराज के यहाँ आ गया। बड़ी महान कृपा की मोदी जी ने भगवान जगन्नाथ के ऊपर कि वो ट्रंप साहब का खाना छोड़ करके वो जगन्नाथ जी के ऊपर कृपा करने पहुंच गए। तो ये बात कोई विदूषक ही कर सकता है। ट्रंप भी कर रहे हैं, यहां भी हो रही है। और ये बात नहीं उन्होंने कही कि उसी ट्रंप ने मुनीर की क्या हैसियत है, भारत के सामने पाकिस्तान की क्या हैसियत है, फिर उसके सेनाध्यक्ष की क्या हैसियत है। उन्होंने पहले मुनीर को बुला करके बिरयानी खिलाई, फिर इनको रूह अफ़ज़ा शरबत पीने का निमंत्रण दिया। तो ये तो दिन भर ऐसा ही कर रहे हैं ये दोनों शासक। तो और भी है, कई और भी है, लेकिन ट्रंप साहब और मोदी साहब तो अपने स्तर से बहुत नीचे स्तर की बातें करते हैं। और बड़ी विडंबना है कि गोदी मीडिया और उनके वो कथित फॉलोअर जो भीड़ जुटाई जाती है उसी पे तालियां बजाया करता है। तो ये सारी तो ट्रंप को नोबेल तो क्या मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो नोबेल पुरस्कार अपना सम्मान और अपनी प्रासंगिकता से हाथ धो बैठेगा। सही बात है, सही बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो कॉमरेड, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और ये बातचीत निश्चित रूप से युद्ध के उन्माद के खिलाफ जन जागरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी, और विश्व शांति के पक्षधर लोगों का हौसला निश्चित रूप से इससे बढ़ता जाएगा। आपको तहे दिल से शुक्रिया कॉमरेड, आपको क्रांतिकारी अभिवादन जी। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।